जी वैसे तो आपको सब जानते हैं, आप पर मूवी आने वाली है। तो जैसे आप आर्मी ज्वाइन की थी तो रॉ में कैसे? मुझे लगता था यार कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, डिफेंस ज्वाइन करूँ, ये तो मुझे उससे भी ज़्यादा ये लगता है कि मुझे बहुत सारी फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। एक एजेंट लीमा का नाम आ रहा है, कौन है वो? इसमें रॉ का क्या रोल था? अटैक किया डोगरा रेजिमेंट के ऊपर, इसको करने वाले कौन थे, ये अभी कहाँ पर है? इनको से इतना बड़ा प्रेशर हुआ इस सर्जिकल स्ट्राइक से, बहुत सारे जो भी नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लीव पे गए थे, अचानक से ये हुआ। जो गैंगस्टर थे उनको पता था आप कौन है? मेंटली आदमी डिस्टर्ब तो होगा ही, देखो, लेकिन डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग होगा। कि चलो जमीन शाह बिजनेस टाइकॉन थे, ये लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके कॉन्टेक्ट तो दाऊद के साथ भी थे। जो भी पाकिस्तान के जनरल हैं, इनके बिलियंस में इनके बिजनेस है इन लोगों के। टेररिज्म जो है ये कभी खत्म होगा? देखो, टेररिज्म को इस धरती में कोई खत्म नहीं कर सकता है। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने ज़रूर कहीं देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर लकी बिष्ट, जो स्पाई भी रहे हैं, जो एनएसजी कमांडो रहे हैं, जो मोदी जी की सिक्योरिटी में थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की सिक्योरिटी में थे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कैसे होती है स्पाई की ज़िंदगी। क्या आपने कभी सोचा है कैसे? हमने एक वर्ड बहुत कम ही सुना होगा या शायद कभी ना सुना हो, MSS। कौन सी है वो एजेंसी? आज आप इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत कुछ जानेंगे जो शायद आम जनता तक बातें जाती ही नहीं है। आम जनता को पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी देश के अंदर चल रहा है। कैसे होते हैं स्पाई, क्या करते हैं, कैसी दूसरी कंट्रीज़ में जाके कैसे वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। आज आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं द ममता पॉडकास्ट। जय माता दी। जय माता दी। तो लकी जी, अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो आपको सब जानते हैं, आप पर मूवी आने वाली है, पर एक बार थोड़ी सी इंट्रो आप हमारे ऑडियंस को दीजिए। थोड़ा सा इंट्रो ये है कि मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से रहने वाला हूँ। तो मतलब सोल्जर्स फैमिली है पूरी की पूरी। मतलब मेरी खुद की फैमिली को छोड़कर भी, मतलब चाचा ताऊ जितने भी लोग होंगे सब डिफेंस से ही हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर खुद 1971 के वॉर में शहीद हुए हैं। तो फादर ने मेरी आर्मी को सर्व किया है। मैंने खुद गवर्नमेंट के लिए काम किया, 2003 में ज्वाइन किया और 2019 में मतलब रिज़ाइन दे के आया हूँ। तो ये लाइफ रही है और बहुत सारी मतलब अलग अलग फोर्सेस के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे इंडियन आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, स्पेशल फोर्सेस हो। तो मतलब मैं ये नहीं चाह मुझे लगता था यार कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, डिफेंस ज्वाइन करूँ, ये तो मुझे उससे भी ज़्यादा ये लगता है कि मुझे बहुत सारी फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला करके। तो जैसे आप आर्मी ज्वाइन की थी तो रॉ में कैसे, मतलब रॉ में कैसे आपका जाने का मन किया, कैसे? नहीं, मेरा कोई भी मन नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि सीक्रेट सर्विस होती क्या है करके। जिस टाइम मैंने ज्वाइनिंग करा मुझे नहीं पता सीक्रेट सर्विस क्या होती है। तो नॉर्मली जैसे मैं सब जगह ही बता चुका हूँ बहुत है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूल में 11th पर पढ़ाई कर रहा था, तो नॉर्मली तो जैसा इंडियन आर्मी की या BRO की कोई भी भर्ती निकलती है, सेम मैंने भी ज्वाइनिंग करा, ठीक है, नॉर्मली वही चीज़। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग में जाने वाले थे तो उससे पहले कुछ एक सीनियर्स ऑफिसर्स वगैरह मिले, मुझे नहीं मालूम था कि कौन है करके या एक कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो कुछ एक लड़के सेलेक्ट करे थे उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि भाई यार ठीक है, मतलब डिफेंस फौज ज्वाइन कर रहे हो, फौज से भी अच्छी अगर सैलरी किसी चीज़ में मिलेगी तो वो भी करोगी करके। तो हमारे को तो सैलरी का उस टाइम था ही नहीं, उस टाइम था कि यार नहीं हमें तो यूनिफॉर्म पहननी है करके। नहीं बोला कि हमने कहा नहीं सर पैसा नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म ही पहनना है। बोला नहीं, मन मर्जी की यूनिफॉर्म पहनोगे, ठीक है, कि यही नहीं जो मर्जी वो यूनिफॉर्म। तो ऐसा लगा मजाक कर रहे हैं करके चीज़ें ये वो। तो फिर बोला कि कभी सीक्रेट सर्विस के बारे में सुना है? तो हमने तो सुना भी नहीं था सीक्रेट सर्विस के बारे में उस टाइम इतना। तो बोला इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? तो मैंने कहा इंटेलिजेंस के बारे में सुना है करके। तो यार बोला इंटेलिजेंस के बारे में कैसे? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं स्कूल में था, मैं पढ़ाई करता था केंद्रीय विद्यालय में, तो एक बार हम लोग अलग अलग जगह पर हम लोग KV से कई बार बच्चों को लेके जाते हैं। तो जब मैं छोटा था, शायद 6-7 में पढ़ता था, तो एक बाड़मेर एयरफोर्स का कैंट था उत्तर लय में। तो हमारे को वहाँ लेकर गए थे। वहाँ मैंने पहली बार MiG-21 वगैरह देखे जब स्कूल में था। तो आने के बाद मैंने अपने घर में शेयर किया, यार आज ऐसी जगह गए। तो मेरे फादर ने बोला कि यार वो बहुत मतलब एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है वो करके, है ना,
तो मैंने कहा हाँ, सारे प्लेन भी ज़मीन के अंदर छुपा रखे थे करके, हैंगर्स के अंदर। तो बोला वहाँ बहुत इंटेलिजेंस का बहुत वो है, मतलब इनपुट है वहाँ। तो इंटेलिजेंस मुझे लगा कि पढ़ाई में कोई इंटेलिजेंस वगैरह। तो मैंने कहा इंटेलिजेंस, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। तो इंटेलिजेंस बोले कि मतलब, मैंने कहा मुझे समझ नहीं इंटेलिजेंस का। तो बोले वहाँ इंटेलिजेंस के बहुत लोग होंगे करके। आपने द हीरो मूवी नहीं देखी है, सनी देओल? हाँ, उसके मतलब उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था जी। तो फिर मेरे फादर बोले यार इंटेलिजेंस वो है कि मतलब ये वो होते हैं जो दिखाई कभी नहीं देते, लेकिन अगर इनकी इनपुट सही हो तो किसी भी देश में कभी कोई वॉर ना हो। तो ये मैं कनेक्ट किया जब पहली बार, फिर मेरे को किसी सीनियर ने बोला कि इंटेलिजेंस, तो मुझे पूरी की पूरी वही चीज़ें याद आ गई जो मैंने बचपन में सुनी थी। तो मुझे डर नहीं लगा है दिमाग में, ये नहीं आया? क्योंकि हमने बचपन से जैसे जब भी हम स्पाई के बारे में या रॉ के बारे में देखते हैं तो आइदर हमने सनी देओल जी को देखा है या फिर जैसे टाइगर मूवी, हमने इनको देखा है। तो जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी है, कैसे रहते होंगे। एंड बहुत क्विक डिसीजंस, यानी कि विद इन सेकेंड्स इनको सोचना पड़ता है क्या करना है कैसे नहीं। आराम ट्रेनिंग होती है इनकी। तो आपके दिमाग में ये सब आ रहा था? नहीं, मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं करना क्या है। जैसे मैं ट्रेनिंग करने भी गया, जैसे मैं पहली बार ट्रेनिंग करने गया जब बाहर, इंडिया से बाहर गया, तो अगर आज मुझे कोई ये बोले कि यार वो ट्रेनिंग तुझे दोबारा करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मुझे पूरी ट्रेनिंग पता है यार कि वो क्या थी ट्रेनिंग करके। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि कल मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे अगला स्टेप क्या करना है करके। कि सुबह मेरे को इंस्ट्रक्टर ने अर्ली मॉर्निंग आके, मतलब रात को हम लोग 2 बजे जब अपने रूम में जाते थे, तो एक हमारे को जो भी हमारा ग्रुप लीडर था वो हमको बोलता था यार अर्ली मॉर्निंग तुम्हें 4 बजे ग्राउंड में आना है करके। पर हमें यही पता था कि 4 बजे हमें ग्राउंड में आना है और हमें एक नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद का मुझे नहीं पता था क्या करना है। उस क्लास के बाद मुझे पता चलता था मुझे अगली क्लास में क्या जाना है करके। क्योंकि अगर मुझे पता है कि पूरा का पूरा लोड कितना लोड था, वो अब मेरा माइंड नहीं ले पाएगा। तो अब वहीं आ जाते हैं हम डर के ऊपर, कि डर आपको तब लगेगा जब डर के लिए आपके पास टाइम हो सोचने का। आप इतने एंगेज रहोगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर, कि आपको कभी डर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। आपके पास एक ही चीज़ है, आप किसी भी मिशन में गए या किसी भी ऑपरेशन में गए, आपको आपका टारगेट नज़र आ रहा है, आपको 2 ही चीज़ नज़र आएगा, या तो आपको टारगेट नज़र आए या आपको डर नज़र आए। आप दोनों चीज़ें लेके नहीं चल सकते हैं। अब किसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं? अगर आप वहाँ पर टारगेट के बारे में सोचेंगे तो डर के बारे में आपको मौका ही नहीं मिलेगा डर के बारे में सोचने का। लेकिन जब आप वापस आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं और उस पूरे ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है मैं क्या करके आया हूँ करके। क्योंकि बाद में समझ में आता है। मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। मैं कोई भी काम जब करके आता हूँ तो मैं बाद में सोचता हूँ यार क्या किया करके। तो ट्रेनिंग अलग होती है रॉ की और जैसे आर्मी की ट्रेनिंग? हाँ देखो, ट्रेनिंग हर चीज़ की अलग होती है। आप लोकल, अगर आप स्टेट की पुलिस की ट्रेनिंग लोगे तो भी अलग होगी। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग लोगे, सीपीओ की ट्रेनिंग, वो भी एक अलग होगी। तो आप आर्मी की ट्रेनिंग लोगे तो अलग होगी। आप स्पेशल फोर्स में जाओगे अलग होगी। आप सीक्रेट सर्विसेज में जाओगे तो हर एक की ट्रेनिंग अलग है। ट्रेनिंग सबकी अलग होगी, डिफरेंट। आपको जैसा काम करना आपको वैसी ट्रेनिंग होगी। अगर एक लोकल में, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन एक लोकल पुलिस वाला है, उसको पता है कि यार उसको लोकल गुंडों से निपटना है, कुछ क्रिमिनल लोगों से निपटना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है पूरा, या उसको मेंटेन करके चलना है, तो उसकी ट्रेनिंग उसी तरह से होगी। अब वहीं आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी को पता है कि यार मैंने इंसर्जेंसी के अंदर ऑपरेशन करना है, ठीक है, सीआई ऑप्स में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे जेएनके हो, तो वहाँ ऑपरेशन करना है उसको। क्योंकि जिनके साथ उसने ऑपरेशन करने हैं वो सामने वाले आदमी भी वैसे ही होंगे, वो भी वैसे ही ट्रेंड होंगे, ठीक है। अगर आप पाक बॉर्डर में जाते हो या जो भी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, या मिलिटेंट हो या पाक सोल्जर्स जिनको अंदर, उनकी भी ट्रेनिंग वैसी है ना, तो आपको वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। आप स्पेशल फोर्स, अगर आपको कोई भी रेड करने के लिए जाना है, किसी हाइड आउट को बर्बाद करने के लिए जाना है, ठीक है, आप अपना एलओसी क्रॉस करके, आपको पता है कि किसी एनिमी का कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा एरिया है जिसको हमें बर्बाद करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने, बहुत लोगों ने अभी 2015 की बात सुना था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, वो एक स्पेशल फोर्स ने करी थी ना। तो उनकी ट्रेनिंग वैसी है, क्योंकि एक स्पेशल फोर्स क्या है कि उनके जो भी जवान है या जो भी उनकी टीम है, उस टीम को अपना एलओसी क्रॉस करके दूसरे देश के अंदर जाके टारगेट को ख़त्म करके वापस अपने देश में आना है। तो वो ट्रेनिंग डिफरेंट है। अब वहीं एजेंसी के ऊपर हम आ जाते हैं, चाहे वो RNW हो, चाहे MI हो, चाहे IB हो। अब उनको क्या है कि दुनिया के अंदर, दूसरे देश के अंदर जाके उन्हीं लोगों में घुल मिलकर, वहीं का बनकर, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अपने देश तक लेकर आनी है। वो इन्फॉर्मेशन जिससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है, और उसको पता है कि अगर वो पकड़ा गया, कभी भी क्या होता है, कोई भी एक स्पाई
चाहे वो हमारे देश का ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी भी देश का स्पाई अगर वो किसी भी देश में पकड़ा जाता है तो उसमें एक ही लॉ लगता है, वो है सजाए मौत। क्योंकि दुनिया आपको अलाउ नहीं देती कि आप अपना जासूस किसी दूसरे देश के अंदर भेजोगे, तो उसका वैसा काम है तो वैसी ही ट्रेनिंग लेके जाएगा। बट एजेंसीज तो सबकी हैं, ISI सबकी है, एजेंसी सबकी है। देखो चाहे ISI हो, चाहे मोसाद हो, MSS हो, CI हो, MI5 हो, सबकी एजेंसीज है ना, एजेंसी सबकी हैं। तो उनके भी यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखो आज एक ISI का एजेंट यहाँ पकड़ा जाता है तो आप अखबारों में बड़ा बड़ा न्यूज़ सुनते हो कि ISI का एक आतंकवादी पकड़ा गया एजेंट। अगर कल मैं पकड़ा गया तो मैं भी उनके लिए आतंकवादी हूँ ना, फ़र्क कुछ भी नहीं है। फ़र्क ये है कि मैं लाइन के इस पार हूँ, लाइन के उस पार है। आपने 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग की है इजराइल में, तो उस ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? हम अब भी अपने सोल्जर्स को, जो भी हमारे एजेंट्स हैं, वैसी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? नहीं, अभी देखो इसराइल में 2.5 ईयर की ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग थी 26 वीक की, लेकिन हम ट्रेनिंग कर ही नहीं पाए। मतलब हम ट्रेनिंग फेल होते गए, फेल होते होते हम 2.5 साल लग गए हमारे को। एक्चुअल में जब हम पहली बार गए थे तो हमारी ओनली 26 वीक की ट्रेनिंग थी, उसमें 2.5 साल लग गए। जो भी हमने वहाँ ट्रेनिंग ली, आज हम इंडिया के अंदर भी ट्रेनिंग करते हैं। हिंदुस्तान में अगर आपने देखा हो तो बेलगांव कमांडो विंग है ना। एशिया का अगर मैं बोलूँ, जो मैंने इजराइल ट्रेनिंग करी है, तो ट्रेनिंग बेलगांव भी वैसी ही है। मतलब बेलगांव में शायद जब मैंने ट्रेनिंग करी थी उस टाइम 39 डेज थे शायद, अभी 36 है या 38 मुझे नहीं पता। और हमने ही नहीं ट्रेनिंग करी, भारत के मतलब भारत की आर्मी वाले भी या बाहर के ऑफिसर्स भी आते हैं बेलगांव कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो भी एक ट्रेनिंग है। अगर आप NSG में भी आ जाओ तो NSG के अंदर भी 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, CC ट्रेनिंग वगैरह, तो NSG में भी एक ट्रेनिंग है। तो इस मोसाद का क्या है, जो उनका तरीका है ट्रेनिंग देने का, देखो हमारे में और इजराइल में एक फ़र्क है, ठीक है। इजराइल जो देश है, अगर आप उसका भूगोल देखो कि दुनिया के, उसको चारों तरफ से एनिमी ने घेरा हुआ है, दुश्मन देशों ने घेरा हुआ है। इजराइल की मजबूरी है कि अपने आप को, अपना वर्चस्व को कायम रखना, है ना। तो वो लोगों को, जो भी एक बच्चा इजराइल का कोई भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पता होता है कि यार, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या प्रेसिडेंट का बेटा हो, उसको पता है कि मुझे 2 साल सर्व करना है करके, मुझे इजराइल आर्मी को देना ही पड़ेगा करके। वो पहले से ही उसने अपने दिमाग में बैठा ली ये बात, है ना। तो हम लोग जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं थोड़ा सा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में वैसी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। आज भी अगर आप देखो तो वर्ल्ड की पूरी, मतलब अलग अलग रशियन आर्मी, US आर्मी हमारे साथ कंबाइन एक्सरसाइज कर रही है ना, आर्मी के साथ एक्सरसाइज करती है। आपने पढ़ा होगा कई बार कि आप सुनते हो कि रशियन आर्मी आके इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रही है, US आर्मी आके एक्सरसाइज कर रही है। हमारी ट्रेनिंग अच्छी है तभी US भेज रहा है अपनी आर्मी को, यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। तो हम लोग भी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और क्या अभी कुछ, जैसे मोदी सरकार आई है जब से, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो अभी एक थोड़ी सी ऐसा हर इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर भी है कि अब हम, पहले क्या होता था, जैसे अगर लड़ाई हो रही है तो ये मानते थे कि पीछे हट गया है, कुछ है। पर हम, अब हर बच्चा बोलता है कि अब तो हम घुस के मारते हैं, हाथ खोल दिए हैं। क्या ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि आप तो बेसिक लेवल पे आप बहुत डिटेल में जानते होगे, क्या ऐसा कुछ है कि हाथ खोल दिए हैं, अब हम पीछे नहीं हटते हैं? देखो अभी 2014 के बाद जो भी हमारी गवर्नमेंट आई है, ये बाहर के एनिमी को पता है, हम तो नहीं पता। मतलब कभी बाहर का, कभी किसी एनिमी से मौका मिले बात करने का, तो वो आपको बताएगा गवर्नमेंट कितनी डेंजर है करके, है ना। आज आप देख लो, पहले आज के टाइम में क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक, चलो है सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ठीक है, हमने एक नॉर्थ ईस्ट सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, लेकिन उससे भी डेंजर क्या है कि हमारा एनिमी है ना, अगर आज दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, किसी भी जगह पर रहेगा, वो सेफ नहीं है। आज उसको पता है अगर मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में सेफ नहीं हूँ। ये डिपेंड, देखो फोर्स वही है, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई फोर्स चेंज हुई है। 1947 से आर्मी हमारी वही है जो 2024 में आज है ना। आर्मी की ट्रेनिंग हुई है, आर्मी वाले वही हैं, ठीक है, वेपन्स वही है, हर चीज़ वही है हमारी, लेकिन डिपेंड करता है आपका लीडर कैसा है हमेशा। मतलब अगर दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे बढ़ा है ना, वो देश बढ़ा है उनके लीडर्स की वजह से। अगर मेरा लीडर पावरफुल है तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पीछे खड़ा है वो मुझे ऑर्डर्स देगा करके। तो चेंज आया है, चेंज है। मतलब आज आप देख लो, आज डेली ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। आज भी मैं यहाँ पर आया तो सुबह सुबह न्यूज़ में सुनकर आ रखा हूँ कि 5 टेररिस्ट को मार दिया करके। आज मतलब जो भी, मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो भी, मतलब हमारे देश के लिए जो गलत सोचेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे देश में तो बहुत दूर की बात हो, उस देश में भी सेफ नहीं है।
ये सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है? तो सर्जिकल स्ट्राइक तो अगर आप देखो तो सर्जिकल स्ट्राइक तो है ही, देखो ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब लोग आज के टाइम के लोग जागरूक हुई हैं, ठीक है। मतलब अगर आप मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर आप इंदिरा गांधी का भी देखो तो इंदिरा गांधी भी ऐसा कि उन्होंने भी एक दो हिस्से कर दिए किसी देश के, है ना। मतलब कि जो जिसकी अच्छाई है वो अच्छाई है कि उन्होंने क्या कर दिया, एक पाक से बांग्लादेश को अलग ही कर दिया, एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। इसके पीछे गवर्नमेंट के सालों की मेहनत है। हमें लगता है कि यार कि 13 दिन का फाइट हुआ, 13 दिन के अंदर, या मतलब हमने मतलब बांग्लादेश को अलग कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो भी इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है, जो भी RNW के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में काम किया, ठीक है, तो उन्होंने सालों की मेहनत है जो नज़र आती है 13 दिन के अंदर, है ना। जो भी आप सर्जिकल स्ट्राइक देखते हो कि बालाकोट के अंदर गए और 24 घंटे के अंदर एक गए और उनके पूरे मतलब हाइड आउट को ख़त्म करके आ गए, तो ये 24 घंटे नहीं है, मतलब इसके पीछे इंटेलिजेंस की जो हमें नज़र कभी नहीं आते, जो लोग कभी नज़र नहीं आते, जिनका हम कभी नाम नहीं सुनते, उनकी महीनों की सालों की मेहनत होती है किसी भी चीज़ के पीछे। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक में थे जो नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, देखो तो उसके बारे में जानना है। एक्चुअली क्या हुआ था, अगर आपने एक इंसिडेंट सुनाओ तो 2000 नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या है कि बहुत सारे, अगर आप आज भी न्यूज़ उठाकर देखो तो आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम सुनाई देगा। आप 24 आवर में मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा भी आप नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ सुनते हो करके, जबकि नॉर्थ ईस्ट भी हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो नहीं चाहते कि नॉर्थ ईस्ट में शांति रहे। इसके पीछे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग गलत हैं, बहुत भोले लोग हैं, वहाँ के अच्छे लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रैवल इंसान बहुत अच्छा होता है। मैं भी मतलब बहुत जगह रहा हूँ, दुनिया की बहुत अलग अलग जगह रहा हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे लोग हैं ना, पहाड़ी लोग, आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। बहुत सीधे लोग, अच्छे लोग। लेकिन गलत कौन है, जो बाहर के लोग, वैसे ही दिखने वाले लोग उनके साथ आकर मिल गए, जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि हम फ्रीडम फाइटर हैं करके, एक फ्रीडम फाइटर का नारा लिया, ठीक है, मतलब मासूम भोले भाले बच्चों के हाथ में वेपन पकड़ा दिए उन्होंने सिर्फ फ्रीडम फाइटर की आड़ में, और अपने बाहर बैठकर, हिंदुस्तान से बाहर बैठ के एक बड़े बिजनेस को चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्या किया उन्होंने 2015 के अंदर, जून के अंदर, उन्होंने 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अटैक किया। उस अटैक में शायद हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे। अब पहली बार इस पूरी दुनिया का ध्यान नॉर्थ ईस्ट में गया है, मतलब 20 सोल्जर का शहीद होना, वो भी एक साथ, तो पूरी दुनिया की नज़र पड़ी है नॉर्थ ईस्ट में। तो पहली बार जब इंटेलिजेंस ने पता किया यार इतना बड़ा, मतलब कैसे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया करके, तो पहली बार ये पता चला जब इंटेलिजेंस के लोगों ने काम करना शुरू किया कि यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये एक ग्रुप का काम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये एक ग्रुप का इतना बड़ा इतना पावरफुल ग्रुप नहीं है जो 20 सोल्जर्स को एक साथ शहीद कर देगा करके। तब ये पता चला कि यार कि चाइना ने क्या किया, म्यांमार के कंधे पर बंदूक रखकर अलग अलग ग्रुप्स को, मतलब 8 अलग अलग ग्रुप को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया एक ग्रुप बनाया, और ये 8 टेररिज्म ग्रुप को या इंसर्जेंट ग्रुप्स को हम कहेंगे, इनको एक कर लिया, ठीक है। और इन सब ग्रुपों का नाम जो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और NACN के, जो अगर NACN के ऊपर आप जाओगे तो NACN में भी 2 ग्रुप है, IM और के जो 2002 से जिसका हिंदुस्तान के साथ सीज फायर नहीं है इस ग्रुप का, ये म्यांमार से कई बार इंडिया के अंदर क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है, आप मतलब फायर करता है, सोल्जर के ऊपर नुकसान करता है। ये इस ग्रुप को लीड कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप ने एक प्लान किया कि हम एक बड़ा इंसिडेंट करके दिखाएंगे इंडिया के ऊपर, ताकि पूरे हिंदुस्तान का ध्यान कहाँ पर आए, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आए। ये इनडायरेक्ट तरीका था चाइना का, है ना। मतलब चाइना डायरेक्ट अपनी आर्मी से ये चीज़ नहीं करवा रहा है, लेकिन करवा किससे रहा है, इन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप से करवा रहा है, फंडिंग दे के, वेपन दे के। और ये लोग नॉर्मली तरीके से क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसिडेंट करते हैं और आसानी से म्यांमार के अंदर अपने ट्रेनिंग कैंपों के अंदर रहना शुरू करते हैं। तो 4 जून को इन्होंने इंसिडेंट एक अटैक करवाया डोगरा रेजिमेंट पर, और विद इन 6 डेज के अंदर ही एक्शन लिया और एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई म्यांमार के अंदर, मारे उनके 40 मतलब टेररिस्ट को हमने ख़त्म किया। इससे इतना बड़ा प्रेशर हुआ इस सर्जिकल स्ट्राइक से कि बहुत सारे जो भी नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप थे, इंसर्जेंट ग्रुप थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके लीडर्स ने आके सरेंडर किया। तो इस मतलब
इस सर्जिकल स्ट्राइक का ये फ़र्क पड़ा कि उसके बाद अभी नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। इसमें रॉ का क्या रोल था? तो इंटेलिजेंस का तो देखो RNW हो चाहे MI हो, रोल उन्हीं का था पूरा कि भाई ये जो इंसिडेंट किया किसने किया, ये जो अटैक किया डोगरा रेजिमेंट के ऊपर, इसको करने वाले कौन थे, ये अभी कहाँ पर है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनके पास कौन कौन से वेपन है, इनके ट्रेनिंग कैंप कहाँ पर है, और अभी इन्होंने प्रेजेंट टाइम में अपना हाइड आउट कहाँ लिया है। ये टोटल तो इनपुट इंटेलिजेंस का ही है। जब पूरा इनपुट दिया इंटेलिजेंस का एक एक चीज़, तो स्पेशल फोर्स ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। अभी नेपाल के मैंने जो न्यूज़ में देखा कि जमीम शाह जो बिजनेस टाइकून थे, उसमें एक एजेंट लीमा का नाम आ रहा है, कौन है वो? एक्चुअली देखिए, अभी जो भी नेपाल के न्यूज़ में चल रहा है जमीम शाह का, कि चलो जमीम शाह बिजनेस टाइकून थे ये लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके जो भी कॉन्टैक्ट थे, उनके कॉन्टैक्ट टोटल दाऊद के साथ भी उनके कॉन्टैक्ट थे, दिलशाद बेग मिर्ज़ा के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे। ठीक है, तो जो तो मीडिया है, मीडिया तो कुछ भी दिखाएगा कि उसमें किसी मतलब मेरा नाम या किसी एजेंट लीमा का नाम आ रहा है करके। तो नेपाल गवर्नमेंट ने उसमें एक एक्यूज़ लगा था, उनके एक DSP अरेस्ट था उसमें 2010 से, जो नेपाल की जेल के अंदर है, और नेपाल गवर्नमेंट जांच कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नल हबीब जो ISI के कर्नल थे, वो काठमांडू से गायब हो गए और नाम आ रहा है इंडिया का, तो क्या ये सच है? देखो एक्चुअली क्या है मैम, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में जाओ तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी रिचेस्ट आर्मी है ना, बहुत पैसा पाकिस्तान आर्मी के पास। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर ये एक ऐसी फोर्स है जो सुई से लेकर सब कुछ बेचती है, और आप दुनिया में कोई दूसरी आर्मी नहीं देखोगे जो रियल एस्टेट का भी काम करती हो, ठीक है, मकान भी यही बनाती हो, कपड़े भी यही बेचते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी, जितने वहाँ लोग गरीब हैं पाकिस्तान के अंदर, उतनी वहाँ की आर्मी अमीर है। तो पाकिस्तान अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं कि उनके कर्नल, रिटायर कर्नल, पाकिस्तान के रिटायर कर्नल बोलते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर कर्नल थे, वो नौकरी की तलाश में नेपाल आए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि यार पाकिस्तान, मतलब मैंने आपको बोला कि रिचेस्ट आर्मी है उनकी, अगर आप देखो जो भी पाकिस्तान के जनरल हैं, इनके बिलियंस में इनके बिजनेस हैं इन लोगों के, तो पाकिस्तान आर्मी का कर्नल नेपाल के अंदर नौकरी की तलाश में आएगा। तो पहली चीज़ तो यही है ना, वो अपनी स्टेटमेंट में देता है कि हमारी नौकरी की तलाश में नेपाल आए हैं वो। ठीक है, तो इन्होंने कनेक्शन किसके साथ जोड़ा, उन्होंने कनेक्शन जोड़ा कि हमारे कुलभूषण जाधव, जिन्होंने नेपाल ने जिन्होंने अरेस्ट किया, एक फेक स्पाई लगाया उनके ऊपर, जो एक बिजनेसमैन है प्रेजेंट टाइम में, तो नेवी के लिए काम करते थे, नेवी से रिटायर होने के बाद वो अपने बिजनेस के सिलसिले में काम कर रहे, तो नेपाल मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको स्पाई बताया, जिसका भी कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है। तो और नेपाल से उनके कर्नल गायब है, तो वो बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान ने उठा लिया, क्यों उठा लिया करके, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ऐसा है कि हमने उनके कुलभूषण जाधव को उठाया, तो उसके बदले इन्होंने हमारे एक कर्नल को उठा लिया, जबकि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन तो सभी है मैम, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप देख लो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर जाके देख लो, पहले पाकिस्तान खुद बोलता था कि यार ओसामा बिन लादेन नहीं है, आपने एक इंसिडेंट देख लिया होगा, लास्ट में ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला, पाकिस्तान में ही मिला। तो जाहुल मिस्त्री और हाफिज के जैसे बेटे को, उसके भाई को मार दिया, तो इनके पीछे कौन है, इन किलिंग्स के पीछे? देखो मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान क्या है, जो कहता है पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। आप जाके आप चाहे मौलाना मसूद अजहर देख लो, हाफिज सईद देख लो, सब पाकिस्तान से हैं। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि पहले पाकिस्तान ने मीडिया के अंदर ये बोला कि हाफिज सईद को उन्होंने क्या कर लिया है, जेल के अंदर डाला है। ठीक है, हाफिज को जेल के अंदर डाला, लेकिन एक इंसिडेंट में जौहर, एक जगह लाहौर के अंदर, वहाँ पर एक बॉम्बिंग होती है, और बॉम्बिंग होने के बाद पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है। ठीक है, जहाँ पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बोल रहा था कि हाफिज सईद उनकी जेल के अंदर है, और बाद में पता चलता है कि हाफिज सईद आराम से अपने घर में रह रहा था करके। ठीक है, वो भी क्यों पता चला, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर ने, एक सुसाइड गाड़ी ने उसके घर के बाहर जाके एक सुसाइड अटैक किया। ठीक है, जहाँ जहूर मिस्त्री वो ये मतलब वही आदमी है जिसने, अगर जो हमारा प्लेन आइजैक हुआ था 814 IC 814, उसका एक मेन एक्यूज था। ठीक है, और जब हमने पाक को बोला तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि भाई जहूर मिस्त्री उनके देश में नहीं है करके। ठीक है, अब जब भी पाकिस्तान के अंदर जब कोई आदमी मरता है तो पाकिस्तान तो पहले डिले करता है कि मेरे देश के अंदर नहीं है करके, और मरने के बाद सीधा ब्लेम लगाता है इंडिया के ऊपर। ठीक है, हाफिज़ के बेटे को मार दिया, हाफिज़ के चाचा को मारा, तो ये सवाल तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या मतलब वहाँ की जनता को ISI से पूछना चाहिए। ठीक है, कि भाई इनको क्यों मारा, क्योंकि पूरी पाकिस्तान को तो ISI चला रहा है।
और आईएसआई के बिना तो उनके देश में कहते हैं मतलब चिड़िया भी आईएसआई की परमिशन के बिना नहीं उड़ती है। तो आईएसआई को नहीं पता कि हाफिज़ के बेटे को किसने मारा या उसके चाचा को क्यों मारा, किसने मारा, क्योंकि हाफिज़ का जो भी भाई था पूरी फंडिंग वही मैनेज करता था। ठीक है, तो हमारे सुनने में तो ये आया कि आईएसआई ने मारा है उसको करके और पूरी फंडिंग खा लिया है। ठीक है, सिर्फ पैसे के लालच में उन्होंने क्या किया कि हाफिज़ के ही भाई को मार दिया ताकि हाफिज़ की पूरी फंडिंग आईएसआई को मिल सके। आप कभी गए हो एज अ स्पाई किसी कंट्री में? कोई एक्सपीरियंस जिसने जहां आपको लगा हो कि ये सबसे आपकी लाइफ का जिसे कहेंगे सबसे खतरनाक जो एक्सपीरियंस रहा हो मैं एज अ स्पाई? देश में रहा, हमारा दुश्मन देश, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखो देश कोई भी हो, लोग बुरे नहीं होते है ना। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे, आम लोगों के ऊपर नहीं, दुनिया का कोई भी मतलब मैं नहीं मानता कि किसी भी देश के जो आम लोग होते हैं ना वो नहीं चाहते कभी जंग, वो हमेशा शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं यार कि उनके पास एक अच्छी नौकरी हो, ठीक है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और शांति चाहते हैं। तो जंग चाहने वाले कुछ और ही लोग हैं। तो मैं उस देश में गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, नहीं थे मेरे पास पैसे। तो नॉर्मली तरीके से उसी देश के एक आदमी ने मेरी मतलब हमारे देश के 40 रुपए की मदद करी। उस टाइम 2008 या 9 की बात है। तो मुझे बहुत अर्जेंट था वो पैसा, तो उसने मुझे कॉइन पकड़ा के, गरीब आदमी था बहुत ही ज़्यादा वो भी, तो मदद मांगी, मदद करी उसने। तो कुछ पैसे थे उसने, जब मैंने गिने लास्ट में तो 40 रुपए के समथिंग मिले हो। तो जब मैं उस देश को वापस छोड़ कर आया तो मेरा मन किया कि यार मैं उसके पैसे लौटाऊँ करके, लेकिन वो बहुत ही स्लम जगह में रहते थे बहुत ज़्यादा। मैं गया भी उधर, मैं उसका घर कोई नहीं ढूंढ पाया। पहले मैं उसके घर तक गया, लेकिन जब मैं कुछ दिन के बाद वापस गया वो इतने सारे छोटे झोपड़े थे कि मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाया। और मुझे लगा कि यार फिर मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे बाहर आना था। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं मतलब हर इंसान बुरा नहीं है। और आपको जैसे मतलब अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं टॉप 100 स्नाइपर्स तो आपका नाम आता है उसमें। टॉप 100 तो मैं कह रही हूँ टॉप 10 में ही आपका नाम आ जाता है। तो आपका जो स्नाइपर वाला जो एक आपका जो प्रोफेशन है, जो काम है जिसमें आप माहिर है, इस काम से रिलेटेड कभी एज अ स्पाई आपको मतलब कुछ एक्सपीरियंस रहा है कुछ? स्नैपर की लाइफ एक डिफरेंट है, स्पाई की लाइफ एक डिफरेंट है कि आप क्या वर्क कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए कि आप जैसे मैं आपको वो छोटी सी तरीके से, एक लोकल पुलिस है, पुलिस में 2 रैंक हैं एग्जांपल के लिए, 2 कांस्टेबल हैं। एक कांस्टेबल ट्रैफिक पर काम कर रहा है, गाड़ियों को रोक रहा है। एक कांस्टेबल क्या है कि किसी क्रिमिनल के पीछे है। एक उन्हीं का कांस्टेबल होगा जो सीएम के साथ भी होगा। है तो तीनों कांस्टेबल। जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले थे तो तीनों सेम ट्रेनिंग लेकर आए। तो एजेंसी के अंदर भी सेम चीज़ें हैं कि आज अगर मुझे सपोज करो कि मुझे सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके आना है, तो उस जगह मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही गैदरिंग करूँगा। मेरा काम सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को निकालना है। स्नैपर इज़ डिफरेंट। स्नैपर क्या है कि अगर सपोज करो कि दुनिया के किसी भी जगह पर एक ऐसा एनिमी मतलब जिसको आपको एलिमिनेट करना है, वो लेकिन वो इतना पावरफुल है कि वो कभी आपके रेंज में नहीं आएगा करके। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी सिक्योरिटी होगी कि 100 200 मीटर 300 मीटर पर आप नहीं आ पाओगे उसके क्लोज। जब भी वो चलेगा तो कम से कम 100 200 300 400 मीटर तक उसकी अपनी सिक्योरिटी होगी। लेकिन उस आदमी को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। एक स्नैपर का मोटो क्या है लाइफ के अंदर, अगर आप एक सोल्जर का मोटो लेते हैं दुनिया में, अगर एक सोल्जर का मोटो होता है कि 1 बुलेट 1 एनिमी, एक गोली एक दुश्मन। लेकिन जैसे ही आप एक स्नैपर बनते हैं दुनिया के अच्छे, तो आपका मोटो वहाँ चेंज हो जाता है। वहाँ पर आता है कि 1 बुलेट 1 ब्रेन या 1 बुलेट 1 कमांडर। सिर्फ आपको उस ब्रेन को ख़त्म करना है जो ब्रेन चीज़ें चला रहा है। आपको बाकी एनिमी से मतलब नहीं है। अगर आपने उस ब्रेन को ख़त्म कर दिया तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दोगे या कुछ हद तक रोक लोगे। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी भी बड़े टेररिस्ट लीडर को मारने से आप टेररिस्ट को ख़त्म कर दोगे या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दोगे, ठीक है। क्योंकि लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके जो भी इरादे थे, वो जो भी नुकसान आपको पहुँचाना चाहते थे, उस चीज़ पर आप डिले ज़रूर कर सकते हो कि वो आपके घर तक ना आए। एज अ स्नाइपर आपने किसी को टारगेट करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड किया होगा एक ही जगह पे बिना खाए पिए? मैंने जो मैक्सिमम टाइम लिया है एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर, मैंने 72 आवर्स का टाइम लिया है। मतलब कि वो पोजीशन वो थी कि आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करोगे, क्योंकि उस जगह पर मैं मानता हूँ कि सीसीटीवी नहीं होते, लेकिन सैटेलाइट्स होती हैं आज के टाइम में।
आप कैमोफ्लाइज एंड कंसीलमेंट में बैठे हुए हैं किसी भी जगह के अंदर, मान लिया कि आप बहुत ही अच्छे स्नैपर है दुनिया के, कि आपने इतना बढ़िया कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट कर लिया कि आपको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन सैटेलाइट इतनी पावरफुल है कि आपका मूवमेंट ट्रैक कर लेंगी। अगर आपने हल्का सा भी हिलने की कोशिश करी तो ऑटोमेटिकली उनके पास इतनी पावर है सैटेलाइट पर कि आपका मूवमेंट को ट्रैक कर लेगी वो करके। अगर एक बार आपका मूवमेंट ट्रैक हो गया तो फिर आप किसी स्नैपर का आप खुद निशाना बन जाओगे। तो उस जगह पर मुझे स्पेंड करने का मतलब रहा 72 आवर्स रहा, तो बहुत टफ टाइम रहा। क्योंकि अगर कोई आपको ही लगता है कि बहुत आसान, अगर मैं यहाँ अभी बैठा हूँ तो मुझे 2 घंटे के बाद में मुझे लगेगा यार मुझे थोड़ी देर उठना है करके, जबकि बहुत रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूँ, अच्छी चेयर है, सब कुछ। तो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब ना ज़मीन सही है ना प्लेन है, मौसम आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, और आपके चारों तरफ आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, आपको हर पल सामने तो चलो आपका स्नैपर है, लेकिन आपको सामने से ज़्यादा डर आपको कहाँ रहता है, पीछे की तरफ, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर वहाँ हल्का सा भी अगर मूवमेंट हुआ, मतलब किसी जानवर ने मूवमेंट किया, मतलब किसी चिड़िया ने मूवमेंट किया, तो उस टाइम क्या है कि आपके दिमाग में पहले से ही 50% एनिमी बैठ चुका है। तो एक जानवर भी हरकत करेगा तो आपको 99% लगेगा यार कोई आ गया करके। तो उस सिचुएशन में भी आपको इतना कंट्रोल करके रखना है कि आपको वहाँ पर मूवमेंट नहीं करना। तो जो वो टाइम होता है वो बहुत मुश्किल होता है। आपने फ्रीलांसर मूवी देखी है? हाँ, मैंने देखी। तो रियल लाइफ में ऐसे होते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो पिक्चर या सिनेमा बनता है वो इंस्पायर होता है रियल दुनिया से ही। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी कुछ बनाएगा वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होगा, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर ये बना है फ्रीलांसर, तो दुनिया में मैंने आपको क्या बोला कि 2 तरह का वर्क करने का तरीका होता है किसी भी चीज़ का। एक एजेंसी, या अगर मैं भी हूँ काम करना, कल मुझे भी अगर काम करना हो तो मुझे अगर कोई मिशन दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है कि मैं कानून के दायरे में रह के नहीं कर सकता। बहुत सारे मेरे पास मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मेरे को कुछ ऑर्डर्स पीछे से मिले हैं जिनको मैं फॉलो नहीं कर सकता, और कुछ लोगों की मजबूरी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज करो एक आदमी है जो किसी देश से वांटेड है, उस देश की मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस या जो भी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे लगी है। अब उसके बाद 2 ही तरीके हैं। उसके बाद 2 तरीके क्या है, या तो वो जाकर सरेंडर कर दे और जेल चला जाए, या उम्र कैद रहे, फांसी रहे, जो भी उस देश का लॉ उसके ऊपर चलेगा। या उसका तरीका क्या होता है कि वो किसी ऐसे आदमी के शरण में चला जाए जो उसको सेव करेगा। ये उसकी मजबूरी है, वो जानबूझ के नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए कि एक आदमी है जो वांटेड है, मुझे पता है कि यार कि इस देश की या इस स्टेट की पुलिस इसके पीछे पड़ी है, इससे तो मरना ही है। अब मैं उसको बोलता हूँ यार भाई ठीक है, मुझे लगता है मुझे लगता है कि यार आदमी काम का है करके, चलो इसने जो किया है वो किसी तरीके से हो गया इससे, ठीक है, इसने कैसे किया इसने वो डिफरेंट है, लेकिन अब इसकी मजबूरी है मेरे लिए काम करना, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आदमी वो काम कर भी देगा, है ना, कि ब्रेव है, काम कर देगा, अगर इसको मैं ट्रेंड करूं तो ये काम कर भी लेगा करके। तो मैं चाहे मैं हूं या कोई दूसरी एजेंसी, उसको ट्रेंड करेगी उस बंदे को, उसको ट्रेंड करने के बाद अपना काम निकलवाएगी उससे, क्योंकि अब उस 100% फेथ उसके ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी एक बड़ा क्राइम को कर चुका है, बहुत बड़ा। लेकिन हम तब तक तो उसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा जब तक वो हमारे टारगेट को ख़त्म नहीं कर देता। उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने एक जगह से भागा हुआ है ना, तो हमसे भी भाग कर कहाँ जाएगा। तीसरा तो उसके पास शेल्टर है ही नहीं ना। तो जो भी ये फ्रीलांसर होते हैं, तो इसमें 90% ये वही लोग होते हैं, मतलब जिनके पास कोई शेल्टर ही नहीं होता। अब उनको आप चाहे मजबूरी बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो उनकी हम लोग क्या करते हैं, अगर वो कुछ गलतियाँ उनकी माफ़ भी करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल के लिए क्या है कि सपोज करो, आप मिले हो किसी ऐसे फ्रीलांसर से? मैं बहुतों से मिला हूँ, तो कई बार क्या होता है कि सपोज करो मेरा एक बहुत ही मतलब मेरा एक एजेंट जिसको मैंने तैयार किया, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, हर मतलब मेरे दिए हुए हर टास्क को पूरा करता है वो। मैं उसकी कुछ गलती क्या करता हूँ, नज़रअंदाज भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए वो कहीं चला गया, किसी देश के अंदर हो गया, मैंने किसी काम के लिए करके आया, भेजा उसको। कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपना भी पर्सनल काम कर लेते हैं। पर्सनल जैसे? कि मैंने भेजा किसी काम से, सपोज करो पड़ोसी देश में, उसने वो काम कर दिया। अब वो जब वापस आ रहा है तो उसने देखा कि यार एक ज्वेलरी शॉप है करके,
है ना। एक ज्वेलरी शॉप है, उसको देखो, उसको ऐसा तो नहीं है मेरे पास खजाना तो है नहीं कि मैं उसको दूंगा करके, मैं उसको उतना ही दूंगा जितना मेरे पास लिमिट है, ठीक है। अब उसको लगता है कि यार चलो कर तो रहा ही है ना वो, अब उसको पता एक ज्वेलरी शॉप ही लूट ली उसने, मुझे उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा इस मौके पर, चाहे बेशक मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, चीज़ें करूंगा, ठीक है। तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे, अब वो जो आपका जो जिसको आपने ट्रेन किया है वो कितना आपके लिए कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है, उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग अपना धीरे धीरे इंटरनल काम करते हैं, कई फ्रीलांसर ऐसे होते हैं जो इतने एक्सपर्ट बनते हैं कि हमसे ही निकल जाते हैं, फिर उन्हीं को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने जैसे रॉ में काम किया हुआ है, तो रॉ में जब काम कर रहे थे, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से घूम रहा है, जब काम कर रहे थे तो फैमिली को क्या बताया हुआ था? क्या कोई भी जानता था कि आप रॉ के लिए काम कर रहे हैं? सीक्रेट सर्विसेज के लिए क्या होता है कि मैंने आपको क्या बोला कि अलग डिफरेंट कवर आईडीज़ होती है। जैसे कभी लोगों ने मेरे लिए सुन लिया कि यार एनएसजी में था करके, है ना, तो कभी कोई बोला यार नहीं यार नॉर्थ ईस्ट में पैरा के अंदर था, कोई बोलता है यार नहीं क्या कहते हैं कुमाऊँ के अंदर था, कोई बोला असम राइफल के अंदर था, अरे कोई बोला भाई कुछ नहीं करता है यार वो तो दिल्ली में घूमता रहता है करके। तो ये डिफरेंट कवर आईडीज़ होते हैं, है ना। तो घर वालों को सिर्फ ये पता है कि यार फौज में है करके, बस घर वाले ही जानते हैं यार फौज के अंदर है करके बस। तो आपने एनएसजी में भी सर्व किया है एनएसजी में शायद मैं 1 ईयर रहा एनएसजी में। और आपने मोदी जी की सिक्योरिटी में भी थे आप। मोदी सर के साथ भी रहा, मतलब शायद कुछ टाइम मोदी सर के साथ भी काम करने का मौका मिला। और जितना मुझे पता है आप प्रेसिडेंट ओबामा जी के साथ भी थे। एक्चुअली शायद 2010 में नवंबर में इंडिया टूर था उनका, तो उस टाइम एक्चुअली मुझे उनकी जो अगर आप यूएस प्रेसिडेंट की खुद की सिक्योरिटी आई थी पूरी की पूरी, यहाँ तक कि सिक्योरिटी तो छोड़ो उनकी गाड़ी भी खुद की आई थी। शायद वो आईटीसी होटल में रुके थे, यहीं ये नियर में एक आईटीसी होटल है, तो यहाँ से हैदराबाद हाउस में उनका एक स्पीच था, उसमें डेल्टा उनकी एक फ़ोर्स है, जैसे हमारी भी स्पेशल फोर्स है, लोगों ने सील मतलब उनकी नेवी सील सुनी होगी, तो ऐसे उनकी डेल्टा भी है, डेल्टा फोर्स भी स्पेशल फोर्स है उनके। तो उनके कुछ एक स्नैपर्स थे, तो उन स्नैपर्स के साथ मतलब उस टाइम वर्क किया मैंने यहाँ से। जब भी उनका स्पीच था तो उस स्पीच के अंदर ये था कि अगर कोई भी मतलब हैदराबाद हाउस में जो भी स्पीच चल रहा है, तो उस टाइम स्पाई मतलब जो भी स्काई था वो सेफ था बिल्कुल, कि कोई भी जब तक इनका स्पीच चल रहा है करके कोई भी रडार ड्रोन मतलब प्लेन कुछ भी नहीं ऊपर से जाना चाहिए करके। उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनके, बिल्कुल उनका मतलब मैंने देखा उनका कि प्रोटोकॉल, तो ये मैंने आपको क्या बोला कि वो अपनी गाड़ी तक लाए थे वहाँ से, अपनी पूरी फोर्स वहाँ से लेकर आए थे वो। तो जब वो आए थे, अब मुझे ये देखे कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बाहर जैसे उनकी शायद मैं उस टाइम हैदराबाद हाउस के ऊपर था, हम लोग ऊपर बैठे हुए थे छत के ऊपर, एक हाइट पर थे हम लोग, कि मतलब यूएस के कुछ स्नैपर्स थे उनके साथ था। तो जैसे ही उनकी गाड़ी आई, उस टाइम शायद प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी, जहाँ तक मुझे याद है, शायद प्रतिभा पाटिल थी उस टाइम प्रेसिडेंट इंडिया की। तो दोनों गाड़ी आई, मतलब प्रतिभा पाटिल भी यूएस से ही गाड़ी आई थी उनके लिए। जैसे ही बराक ओबामा की गाड़ी गेट से एंटर हुई, तो उनकी पूरी सिक्योरिटी उनकी थी, पूरी की पूरी सिक्योरिटी। तो हमारा ही एक कोई सिक्योरिटी में कोई ऑफिसर्स था गेट पर, वो गन के साथ था। तो बराक ओबामा की गाड़ी बहुत पीछे थी, मतलब कम से कम 10-15 गाड़ियाँ पीछे थी। तो उनकी जो आगे पायलट सिक्योरिटी चल रही थी, उन्होंने गाड़ी रोकी और उनसे वेपन डाउन करवा दिया। मतलब उनकी सिक्योरिटी फोर्स ने बोला कि आप वेपन को डाउन करो करके। मतलब जो पोजीशन थी, मैं देख रहा था उनकी पोजीशन इस तरह से पोजीशन ली हुई थी उन्होंने, गन की पोजीशन इस तरह से। उनको बोला गाड़ी रुकी एक सेकंड, मैंने क्या हुआ, तो देखा क्यों, उन्होंने बोला कि आप गन डाउन करो करके। तो उनके तो जब मोदी ये जाते हैं, जैसे आप उनकी सिक्योरिटी, देखिए अगर तो क्या हम भी ये नहीं, एसपीजी का भी ये है प्रोटोकॉल है। अगर एसपीजी के अंदर भी आप देखते हैं, जब भी एसपीजी पीएम को लेकर चलती है, अगर उसमें कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर्स भी हो, कोई भी XYZ, वो वेपन के साथ नहीं आ सकता है, वो उनका प्रोटोकॉल है भाई। एसपीजी है, अगर पीएम सिक्योरिटी में एसपीजी लगी है, तो अगर कोई भी सपोज करो कि मैं भी एक सपोज करो मैं किसी फोर्स से काम कर रहा हूँ, मैं सपोज करो मैं दिल्ली पुलिस में हूँ अभी, ठीक है, या मैं बॉम्बे पुलिस में XYZ किसी में भी हूँ, अगर जैसे पीएम आते हैं और मेरे पास वेपन होता है तो मैं भी नहीं आ सकता हूँ वहाँ पर, जबकि मैं तो खुद ही मैं भी तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ ना। लेकिन एसपीजी का प्रोटोकॉल है ना वो, तो प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ता है। ओके। तो अगर वो हमारे मोदी जी भी, हमारे जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो अगर जा रहे हैं किसी कंट्री, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनको गन डाउन करनी पड़ती है। मैम वहाँ का क्या है, जब गन वहाँ की सिक्योरिटी तो गन डाउन नहीं कर रही है, मैंने पहली बार ही यहीं देखा ही, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी तो गन डाउन नहीं कर रही है। लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ देखा कि जब बराक ओबामा आए तो उन्होंने गन डाउन करवाया, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी।
कि हमारे ही देश में आए यार, हमारे ऑफिसर हैं है ना जो लगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा है। तो आप दोनों की सिक्योरिटी में रहे हैं, क्या डिफरेंस आपको सबसे ज्यादा लगा कि जो हमारे पास है उनके पास नहीं है, या उनके पास है जो हमारे पास नहीं है? वो तो यूएस तो अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी में तो आगे है ही, इसमें तो आप बोल ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत फ़र्क है उनके मतलब फोर्सेस के अंदर जो भी, अगर फोर्सेस आर्मी में फ़र्क नहीं है, इक्विपमेंट्स पर फ़र्क है। क्योंकि हिंदुस्तान, अगर आपने सुना होगा तो हिंदुस्तान की जो फौज है वो कभी पीछे नहीं हटी आज तक, है ना। अगर आप 99 कारगिल में देख सकते हैं, जहाँ मतलब उन्होंने उस हाइट को जीता है जिस हाइट से अगर एक पत्थर भी मारे तो वो बुलेट से भी ज़्यादा काम करेगा। मतलब हमारी फोर्स तो वो है जो भूखे रहकर भी 3-3 4-4 दिन भूखे रहकर भी फाइट कर सकती है। ये आप दुनिया की किसी और आर्मी के साथ करवा के दिखा दो, चाहे वो यूएस आर्मी हो कोई भी हो, उनको आप 3 दिन खाना मत दो, 4 दिन खाना मत दो, फिर उनसे बोलो वॉर करके दिखा दें करके। तो जैसे हम हमेशा सुनते हैं आईएसआई, अपनी रॉ, इन सब के नाम हमेशा सुनते रहते हैं। एमडबलएस जो चाइना की जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बारे में कभी नहीं सुना है, क्यों? और ना कभी कोई मूवी भी नहीं देखी है, मतलब आधी ऑडियंस को पता भी नहीं होगा कि एमडबलएस ये क्या है कि। हाँ मैम देखो, एक्चुअली क्या है, चाइना की सिक्योरिटी सर्विस के बारे में जो एक्सटर्नल उनकी एजेंसी, उसके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, कोई मतलब लोगों को लगता ही नहीं होगा चाइना की भी कोई एजेंसी है करके। मैं ये दिखाना हूँ आपकी चाइना का एजेंसी का, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि हम लोग तो क्या करते हैं, स्पाई के लिए आदमी लगाते हैं, चीज़ें करते हैं, ठीक है, सोर्सेज पर फंड इन्वेस्ट करते हैं। चाइना के अंदर कुछ भी नहीं। अगर मैं कल चाइना जाता हूँ, है ना, जैसे ही मैं चाइना के अंदर एंटर करता हूँ, उन्हें विद इन आवर्स के अंदर पता चल जाएगा कि कोई बाहर का आदमी आ गया करके। उन्हें कुछ नहीं करना, उनकी एजेंसी को पता चल जाएगा। उनकी एजेंसी को ये भी पता, जिस गाड़ी में मैं जाऊँगा 4 लोगों के बीच में मेरे रेटिना को स्कैन कर लेंगे वो रास्ते से ही, मैं उनके देश का तो हूँ ही नहीं, अब बस मैं उनके सर्वेलेंस में आ गया हूँ पूरा का पूरा, मेरे हर मूवमेंट को वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। अब आप सोचो कि मतलब करोड़ों की जनसंख्या में एक आदमी एंटर हो गया तो चाइना की एजेंसी को पता चल जाता है कि हमारे देश के अंदर कोई आ चुका है करके। अब इससे ज़्यादा आप क्या लोगे चीज़ें। आज तक पूरी दुनिया ने, CIA ने, MI5 ने, सब ने, दुनिया की एक बड़ी से बड़ी एजेंसीज आज तक, एक आम डीलर है कार्ली के नाम से, अगर लोग सर्च करेंगे उसको, आज तक दुनिया के किसी आदमी का उसकी एक फ़ोटो ही नहीं है। मतलब 2024 के अंदर ये कैसे पॉसिबल है आज के टाइम में कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म डीलर जो न्यूक्लियर डील करा रहा है, बीच में एक नाम आया था कि इराक की न्यूक्लियर डील में भी इसका हाथ था करके, उस आदमी की 2024 में दुनिया की किसी एजेंसी के पास पिक नहीं है। एक FBI को एक छोटी सी पुरानी फोटो मिली थी उसकी, क्यों नहीं है? पूरा चाइना, पूरा सपोर्ट चाइना का। जो आदमी मतलब आप वो आर्म डीलर, कितना बड़ा आर्म डीलर होगा जो न्यूक्लियर की डील करा रहा है, उसकी इमेज नहीं है दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज के पास। अब रशियन एजेंसी FSB के पास ले लो, ठीक है, MI5 के पास, CIA के पास, किसके पास उसकी फ़ोटो ही नहीं है मैम। और एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है चाइना के अंदर काम करने के लिए, कि अगर सपोज़ करो अगर चाइना के अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन भी आउट करते हैं, कि सपोज़ करो अगर मुझे लगता है कि यार एक ऐसा एनिमी है जो मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, कि चाइना के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं तो चाइना क्या करेगा, सबसे पहले मेरे सोर्सेज को मारना खत्म करना शुरू करेगा, क्योंकि वो मेरे नेटवर्क को ख़त्म करेगा। उसको ये लगेगा कि जो चीज़ें उसको नहीं पता कि बाहर की एजेंसी को कैसे पता चल गया। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कुछ भी शेयर ही नहीं कर सकता आदमी। तो आज तक क्या MSS ऑपरेशन नहीं करती होंगी मैं भी। दुनिया के अंदर? अब बताओ, कभी उनका कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई जेम्स बॉन्ड के पिक्चर नहीं बनते, कुछ नहीं बनते, है ना। तो जो ये मूवीज़ हम जैसे बनाते हैं, अपनी रॉ की या मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बता रहे हैं, हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसे काम करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि ये चाइना तो करता नहीं है कभी। लेकिन हम तो वही, जो देखो हम लोग भी काम कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं वो मूवीज़ में 20 साल के बाद दिखाएंगे, जब तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑपरेशन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ करना। आप इंफॉर्मेशन को सेव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज़ को पता करना नहीं है, मैं अपनी इंटरनल चीज़ को कैसे छुपा के रखूँ, बहुत बड़ी वो है। चाइना के अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता दुनिया में, कुछ भी नहीं पता, है ना। तो उनकी जो एजेंसी है वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है कि उनके देश की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए जिससे उनकी देश की इंटरनल सिक्योरिटी को दिक्कत है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी को इशू है। अगर आप 89 की घटना देखो, पूरी दुनिया ने इसमें शोक जताया कि उनके शायद स्टूडेंट्स ने लोकतंत्र की मांग उठाई थी, उन्होंने टैंक से कुचलवा दिया था।
चाइना ने, तो ऐसा दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। तो मतलब काम सब करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सिर्फ करने पर विश्वास रखते हैं। 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद आप लाइमलाइट में आ गए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था, जिस टाइम मैंने आपको बोला मैं उस टाइम एनएसजी में आया था, शायद 1 ईयर ही हुआ था, तो एक इमरजेंसी हो गई थी, मुझे घर जाना पड़ा 15 डेज़ के लिए में। तो एक इंसिडेंट हो गया था वहीं उत्तराखंड के अंदर, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 गैंगस्टर्स थे वहाँ के, जो आर्म्स डीलिंग्स पे, जिनका आर्म्स डीलिंग का काम था नेपाल से इंडिया के अंदर, या कुछ और भी इलीगल्स काम थे, मर्डर्स, पैसा लेना, एवरीथिंग। तो किसी ने, मतलब कोई शूटर्स था जिसने एक ही बुलेट से 2 आदमियों को शूट किया था। तो इत्तेफाक से मैं भी उस टाइम घर ही में था। तो जब रात को 1-1:30 बजे के आसपास किसी ने उनको शूट आउट किया सिंगल बुलेट से, तो वहाँ की जो भी फोर्स थी, या जो भी वहाँ की पुलिस फोर्स थी, या जो भी ऊपर के लोग थे, उन लोगों को लगा कि यार ये इंसिडेंट लक्की बिस्ट नहीं किया है करके, तो उस केस में मुझे उठाया। आपका ही क्यों सोचा उन्होंने? उनको ऐसा लगा कि एक्चुअल में क्या, उससे पहले मैं वहाँ पर एक बारी लोकल जो वहाँ की पुलिस फोर्स है उनको एक ट्रेनिंग भी देने गया हुआ हूँ, ठीक है। और उसी टाइम मैं लीव में भी था, और वहाँ सबको पता था कि जो भी लोग हैं, जो एक्चुअली मेरे पास मेरी खुद की पिस्टल और गन भी थी जो मुझे इशू किया गया था। लेकिन जो इंसिडेंट था जिस जगह पर, उस जगह पर एक कवर भी छूटा हुआ था, हॉलिस्टर छूटा हुआ था उस पॉइंट पर। तो पहली चीज़ तो हॉलिस्टर तो चलो मिल जाते हैं नॉर्मली तरीके से मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि हॉलिस्टर नहीं मिलेंगे, उसको कोई भी परचेज कर सकता है आम। तो जो मतलब जो मारने का उनको तरीका था, जो लोग मरे थे उनका या मारने का तरीका था, वो इस तरह से मारा था कि एक ही गोली से 2 लोगों को शूट आउट किया था, दोनों को हेड शूट किया था। और मेरा वेरिफिकेशन लोकल पुलिस के पास हमेशा जाता ही था। जब भी मैं घर जाता था तो एजेंसी से या कहीं से मेरा वेरिफिकेशन जाता था कि घर आया है या नहीं आया है, चीज़ें करके। तो कहीं ना कहीं पहली बार वहाँ की मतलब पुलिस फोर्स को या लगा कि यार ये कौन कर सकता है करके, तो शक पहली बार एक तो मेरे ऊपर आया, पहली चीज़। और दूसरा, इतना ज़्यादा प्रेशर था ऊपर से, सेंटर से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि केस का रिजल्ट दो करके। तो दूसरा मतलब उन लोगों का शक ही नहीं गया किसी के ऊपर, उन्हें लगा कि यार एक स्नैपर भी है, ये है, तो दुनिया में इसके अलावा कोई और कर नहीं सकता करके। तो उस केस में मुझे एक्यूज बनाया गया और आपको अरेस्ट कर लिया गया। जी, अरेस्ट कर लिया। तो जब आपको अरेस्ट किया, आप कितने साल रहे थे? मतलब जेल के अंदर मैं 4 साल रहा, 1 महीना कम, 3 साल 11 महीना जेल में रहा। तो उसके बाद मैं बेल आउट हुआ। बेल आउट होने के बाद फिर मैंने दोबारा अपनी गवर्नमेंट के लिए काम करने लग गया था 2015 के बाद, और 2018 में इस केस से जब आपको अरेस्ट किया गया, आप एनएसजी में थे, आप रॉ के लिए भी काम करते थे, आप मोदी जी की सिक्योरिटी में भी थे। तो आपको कहीं से ये नहीं हुआ कि आपको बचाया गया, क्योंकि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, बचाया नहीं गया आपको? 4 साल नहीं, लेकिन कोशिश नहीं, वो है मतलब बचाए तभी मैं बाहर आया। तो टाइम तो लगता ही है देखो, क्योंकि आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं बहुत बड़े चार्जेस लगे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई छोटा सा चोरी का चार्ज लगा है, किसी ने आपने किसी को थप्पड़ मारा है, ठीक है। आपके ऊपर वो चार्ज लगे हैं कि 2 आदमियों को किल करने का, और वो भी उन लोगों उनको जो पावर में बैठे हुए हैं, बहुत पावरफुल लोग, जिनके कनेक्शन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक जिनके कनेक्शन है, जिनके ऊपर ऑलरेडी एक के ऊपर कई मर्डर केस चल रहे हैं, दूसरे के ऊपर मर्डर केस चल रहे हैं, ठीक है। जिनके बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों के साथ, उस टाइम के पॉलिटिकल लीडरों के साथ टच है जिनका, तो पावर में बैठे हुए वो लोग हैं। और दूसरा, आपके ऊपर 302 का चार्ज लगता है, आपके ऊपर 120 भी लगती है। 120 भी का मतलब है कि आप प्लानिंग करते हो मर्डरों की, ठीक है। आप मतलब आपको 302 पर 120 भी लगाया जाता है कि आप कहीं भी हत्याएं होती हैं तो आप उनके मास्टरमाइंड हो उन हत्याओं के। आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगता है कि आप गैंग्स को भी ऑपरेट करते हैं करके। आपके ऊपर IPC 3-4 का चार्ज लगता है कि आपका इंटेंशन हमेशा क्लियर होता है करके करना क्या है। तो चार्जेस बहुत बड़े, इनसे बड़े चार्जेस कुछ है नहीं। तो उन चार्जेस में टाइम लगता है आदमी को निकलने में। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं करी है, तो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी हेल्प करी, पूरा फेवर किया, ठीक है। और तभी कोर्ट को नजर आया कि मैं एक इनोसेंट हूँ करके। लेकिन एक चीज़ और है, आप तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश की सेवा कर रहे थे, वो क्रिमिनल थे, तो तब भी ऐसा हो सकता है? देखो, लॉ नहीं कहता। आज हमारे देश का अगर आप सबसे मोस्ट वांटेड बोले तो दाऊद इब्राहिम है ना। अगर लेकिन आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप दाऊद इब्राहिम को मारोगे। कानून नहीं बोलता ना आप किसी को मारोगे करके। कानून
आज दाऊदी इब्राहिम भी अगर सरेंडर करना चाहे या वो मिलता है तो आपको कोई राइट्स नहीं है उसको मारने का। अगर आप दाऊदी इब्राहिम को भी मार देते हैं तो भी आपको पनिशमेंट होगी, आपके पास चार्ज 302 का ही लगेगा। और मुझे एक और चीज़ जाननी है, जैसे आप लीव पे गए थे, एनएसजी में थे, लीव पे गए थे, तब आपको अरेस्ट किया गया, तो ये पॉसिबल है? क्योंकि क्या ये मिलिट्री लॉ में आता है कि जब आप लीव पे गए हो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, या ऐसा कुछ? हाँ, ये सिविल केस है ना आपका, ये आर्मी लॉ नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये उस टाइम हुआ है जिस टाइम आप लीव में और आप सिविल के अंदर हो। आप उस टाइम ड्यूटी के अंदर नहीं हो, आप अपने आप के आर्मी कैंप के अंदर नहीं हो, या आप उस टाइम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो आर्मी की, है ना, आप उस टाइम फ्रीडम हो, अपने घर पर गए हो, तो आपके ऊपर आर्मी लॉ नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, जब आप सिविल लॉ से फ्री हो जाओगे तो भी आपके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी। फिर ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और आप जाके एजेंसी ज्वाइन कर लो या आर्मी ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद आपके ऊपर एक और आर्मी लॉ लगेगा, वहाँ भी आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना है। आपके पास दो दो लॉ फॉलो होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए कि मेरे ऊपर से अगर चार्जेस हटे हैं तो मैंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एजेंसी में भी झेली है, उसके बावजूद भी मतलब मुझे एजेंसी को भी जवाब देना पड़ा है। लेकिन वो ऐसी तो नहीं होगी जैसे? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसमें आपको कुछ हफ्ते का टाइमिंग होता है जहाँ आप सब चीज़ें बताते हो, एवरीथिंग, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ करके। तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लीव पे गए थे, अचानक से ये हुआ, तो क्या एकदम से कैसी जेल की जो जर्नी है, बिकॉज आपने तो सोचा ही नहीं होगा, तो ये आपको कैसा? वैसे तो देखा जाए आपने ट्रेनिंग की हुई थी, आप इसमें मास्टर थे, तो वो हल्का आपको बहुत छोटा भी लगा होगा। जैसे एक डायलॉग भी है बागी 2 मूवी में कि अभी तो मेरा वार्म अप हो रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ था? देखो, मैं एक जेल तो बुरी जगह है, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बुरी जगह जेल है, उससे बुरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कि ऐसा नहीं, मतलब मैं रहा जेल में अलग अलग, मुझे दिक्कत हो रही थी जेल ट्रांसफ़रों से, वो मिलने दिक्कत थी। लेकिन है कि मुझे वहाँ सोने को मिला बहुत। मैं लाइफ में मैं सो नहीं पाया था जब भी मैंने काम किया, मुझे वहाँ सोने को, मुझे मतलब नींद मेरी बहुत पूरी हुई। मेरा एक देखो, मैं हमेशा कोई भी चीज़ को होता है, मेरे सर ने या मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक ही चीज़ सिखाया है कि तुम उसको देखो, मतलब हमारे को हमेशा अपना मतलब एक पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए। तो मैं जेल में रहा तो मुझे इतना हुआ कि मैं जो 5 6 7 8 साल से लगातार काम कर रहा था, मैं वहाँ सोया बहुत अच्छे से जेल के अंदर, मुझे सोने को बहुत मिला वहाँ। रूम मिलता है पूरा? अरे नहीं, 6x6 का कमरा मिलता है एक छोटा सा, और वो रोशनी भी नहीं आती उधर, और चांद और तारे तो आप बाद में ही देखोगे जब बाहर निकलोगे कभी। आपको टॉर्चर भी? देखो, टॉर्चर तो जब पुलिस के रिमांड में रहते हैं आदमी को तब तो टॉर्चर होता ही है, जानने के लिए कि क्यों हुआ करके, मोटिव क्या है, कौन इसके पीछे है करके। क्योंकि पुलिस फोर्स भी बोलती है भाई देखो इसके पीछे कौन है, मुझे क्या पता कौन है करके इसके पीछे, तो जानने के लिए अपना पूरा कोशिश करेंगे वो लोग, मोटिव जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो उनको कोई भी मोटिव नहीं मिला तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब तो होगा ही। देखो, लेकिन डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो करके। जब आप जेल में गए तो जेलर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप तो मतलब उस ऑब्वियसली उनको ये वो रखना नहीं चाहते थे अपनी जेल के अंदर, कोई भी जेलर नहीं चाहते थे रखना, तभी 11 जेल ट्रांसफ़र कर दी। कोई जेलर चाहता ही नहीं था मैं उसकी जेल में रहूँ करके। क्यों? मतलब वो जेलर को ही मालूम होगा कि मुझसे उनको क्या दिक्कत थी करके, क्योंकि मैंने एक दिन तो मैंने बोल भी दिया, जब मेरी तीसरी जेल या चौथी जेल मेरी ट्रांसफ़र हो रही थी तो एक को मैंने बोला, मैंने कहा सर इतनी जेल तो किसी आतंकवादी की भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही जितनी मेरी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो करके, है ना। अब भाई नहीं चाह रहे थे कोई जेल रखना, उनका क्या माइंड था नहीं पता, उनके दिमाग में, किसी के दिमाग में क्या चीज़ चल रहा था कि ये जेल के अंदर क्या करने आया है ना, कुछ और तो नहीं करेगा जेल के अंदर, ठीक है। तो कोई भी आदमी क्या है, उस इंसान को अपने पास नहीं रखना चाहता जिससे वो डिस्टर्ब हो। एक जेलर नौकरी तो कर ही रहा है ना, मैं उसकी जेल में रहूँ या ना रहूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, सैलरी तो आ ही रही है ना। तो जब मेरी वजह से उसको डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान होता है, तो क्यों रखेगा, अपनी जेल से हटा दिया। तो जेल में जैसे जो जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी गुंडे हैं, जो भी होते हैं, वो जेल के अंदर उनकी लाइफ कैसी होती है? आपने ये तो देखी होगी, कुछ चेंज होता है या मतलब उन पे बिल्कुल सख्त होके 3rd डिग्री टॉर्चर देके और वैसे निकलवाया जाए, या वो अंदर बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होती है? को ये एक मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मैं एक सोने का कमरा दूँ, है ना, गोल्ड का, जहाँ डायमंड ही डायमंड रखे हों, उस कमरे में आप कितने दिन रह लोगे? कितने दिन बताओ? 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के बाद आप बोलोगे सोना भी तुम ही रख लो, डायमंड भी तुम ही रख लो। तो देखो, जेल तो जेल ही है, चाहे वो पिंजरा कहते हैं ना, सोने का भी होगा तो भी पिंजरा ही है वो। मतलब एक जो आज का यूथ जो देखता है, क्या देखता है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स, है ना, उनको फॉलो कर रहा है, बड़े बड़े गैंगस्टर का काफिला जा रहा है, कॉन्वाई मूव कर रहा है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स का 20-20 गाड़ियाँ चल रहा है, तो उनको अपना आइडल मानना शुरू कर देता है वो, है ना। लेकिन हकीकत उनसे पूछो, एक गैंगस्टर्स, बहुत बड़े गैंगस्टर,
मैं एक दिन उनके साथ चाय पी रहा, तो यार मेरे को, मैं उनके साथ चाय पी रहा तो मुझे चीज़ें याद आई, क्योंकि मैं उनको जानता था पहले से। तो मैं उनको बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे चीज़ें याद आई, यार ये जब बाहर मूव करते हैं तो 100 गाड़ियाँ चलती हैं इनके पीछे करके, बड़े बाहुबली आदमी है ना। तो मैं देख रहा उनको, और वो ज़मीन में बैठ के मैगी खा रहे, तो मैं भी चाय पी रहा हूँ उनके साथ में। तो मैंने बोल ही दिया, मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है करके। तो मेरे को देखे यूँ करके, तो कुछ नहीं, फिर मैंने और क्वेश्चन कर दिया कि मेरे तो खुद ही ट्रांसफ़र हो गया था सही जेल में, तो खुद ही परेशान था, और मुझे वही मिल गए बैठे हुए। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है, तो फिर मेरे को देखे बोला सच बोलूं या झूठ बोलूं करके। और मैं समझा नहीं यार सच और झूठ मतलब। मैंने कहा सर समझा नहीं सच और झूठ। बोला देख भाई सच तो ये है ना। बोला सच ये है कि मेरी फट गई है बहुत बुरी तरीके से, और झूठ ये है मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। तो यही सबके साथ है मैम, अब दुनिया में किसी से भी उठा के देख लो, हर बदमाश की यही वो है, या हर क्रिमिनल की वही है कि रियल में वो बहुत परेशान हो चुका है ना। और झूठ ये है कि वो आज भी अपने आप को बहुत बड़ा डॉन बोलता है। जो गैंगस्टर थे उनको पता था आप कौन है वहाँ पर? कंफ्यूज था, कंफ्यूज था सबको। मतलब देखो, जो भी मीडिया या जो भी अलाइव की रिपोर्ट देते थे, कोई बोलता था एनएसजी का है, कोई बोलता था स्पेशल फोर्सेस का है, ठीक है, कोई बोलता था क्या कहते हैं इंटेलिजेंस का है, कोई बोलता था आईबी का है, लेकिन हर आदमी को शक ही था, है ना। जब मैं लास्ट में निकला तब भी उनका शक ही, आज भी लोगों को शक ही है करता क्या है करके, आज भी कुछ क्लियर नहीं है। आज भी लोगों को क्लियर नहीं है ना। मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, लिखता हूँ, ओह, आपने बुक्स लिखी हैं? बस चल रहा है। ये बताएंगे कुछ अपनी बुक्स के बारे में? तो मैंने जो मेरी लाइफ के ऊपर लिखा है, वो एक एशिया के सबसे बड़े क्राइम राइटर है एस हुसैन जैदी, उन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है रॉ हिटमैन के नाम से। अच्छी है बुक, जिसको साइमन एंड सिस्टर जो पैरामाउंट्स की पेरेंट्स कंपनी है उसने पब्लिश किया है। और अच्छा लगा कि मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया कि ये बुक सिर्फ 21 दिन के अंदर ही बेस्ट सेलर बुक बन गई है। और जस्ट इसके ऊपर एक पिक्चर भी आ रही है जो जल्दी लोगों को देखने को मिलेगी। आपने एक लाइन बोली है कि मैं नहीं चाहता मेरी माँ कभी मेरी स्टोरी जाने या बुक पढ़े, ऐसा क्यों? ऐसा है कि देखो मेरी माँ बहुत सीधी, जिनने कुछ नहीं देखा, गांव के सीधे लोग। अब मेरी माँ मुझसे 2 बारी जेल में मिलने आई, तो मैंने बोला मैं अच्छा ही हूँ करके। जब मेरी माँ देख रही कि यार मेरे बेटे ने इतनी तकलीफ सहन करी है, तो मैं नहीं चाहता। क्यों? लेकिन माँ का ये भी होगा ना, भेजा तो फौज में था, ये जेल में कैसे चलेगा? वो तो होता ही है ना, लेकिन लास्ट में मेरी माँ को लग गया कि भाई मेरा बेटा इनोसेंट है करके। लेकिन जो तकलीफें हुई वो मैं नहीं, चलो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, आज बढ़िया तरीके से मेरी माँ मेरे घर पर है। अब मैं नहीं चाहता दोबारा मेरी माँ पिक्चर देखे तो वो चीज़ें देख कर आए कि मेरे बेटे ने इतनी तकलीफें सहन करी करके। ये टेररिज्म जो है ये कभी खत्म होगा? देखो टेररिज्म लोग कहते हैं आतंकवाद, तो सबसे पहले उन्हें जानना है कि आतंकवाद है क्या करके। देखो टेररिज्म को इस धरती में कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि यार दुनिया के अंदर आगे टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, तो टेररिज्म आराम से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। आप टेररिज्म को ये कर सकते हो कि टेररिज्म आप तक ना पहुँचे, बस आप इतना ही कर सकते हो। क्योंकि टेररिज्म क्या है, अगर आप दुनिया के कोई भी टेररिज्म को उठाकर देखो, स्टार्टिंग में कभी भी कोई टेररिज्म नहीं होता। स्टार्टिंग में एक सोच होती है, एक आदमी की एक सोच पैदा होती है, और वो सोच क्या होती है कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, हम लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। एक सोच है एक आदमी की कि मेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है, या किसी के साथ भी कुछ हो रहा है, इसके खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं। एक सोच हुई ना, ये सोच धीरे 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 कैसे आतंकवाद का रूप ले लेती है। तो आप सोच को कभी बंद नहीं कर सकते धरती में, कि सोच तो आने वाले टाइम में भी आएगी, लेकिन वो सोच कब आतंकवाद का रूप लेगी ये कोई नहीं जानता। इसको कभी खत्म नहीं होगी। आप सोच को खत्म, आप इंसान की सोच तो खत्म कर नहीं सकते। लेकिन जैसे कैंप्स हमें पता है कि एलओसी उधर जो कैंप्स हैं जितने भी हैं, पता तो हमें है, एक जो हमेशा मतलब बिल्कुल, आप कैंप को उड़ा दोगे, कैंप खत्म कर दोगे, उस कैंप से रिलेटेड 4 लोग और होंगे ना, कहेंगे हमारे लोगों को मार दिया करके, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। मतलब मैं भी अगर यही कहूँगा दुनिया में कि भाई मुझे न्याय नहीं चाहिए, लोग बोलते हैं ना, लोग बात करते हैं कि न्याय न्याय, तो मैं ये बोलता हूँ भाई मुझे न्याय चाहिए ही नहीं, तो मुझे समाधान दे दो करके चीज़ का। लोग बोलते हैं कि यार कि एक आदमी को गोली मारा, किसी लड़की के साथ गलत किया, उसको हमने फांसी में दे दिया, मुझे न्याय मिल गया, क्या उसके बाद वो इंसिडेंट होने बंद हो गए? आपने निर्भया का केस हुआ, पूरी दुनिया रोड पर आ गई, पूरा हिंदुस्तान रोड पर आया, और आना चाहिए, सबने बोला न्याय चाहिए करके, फांसी में लगाना चाहिए। क्या उसके बाद अगला इंसिडेंट नहीं हुआ?
तो नहीं चाहिए न्याय, आप ऐसा कुछ करो कि आपको समाधान मिले उसका। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या चेंजेस है, पहले क्या थी और अब क्या है आपके अकॉर्डिंग? देखो, कश्मीर की जनता बहुत खुश है ना, कि ये तो मतलब बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था करके, क्योंकि देखो कश्मीर भी हमारे देश का एक अंग है। जब हमारे देश का एक अंग है तो एक ही कानून चलेगा ना, इस देश के अंदर एक ही कानून चलेगा और एक ही फ्लैग चलेगा। जब इस देश के वो लोग, और मैं भी इसी देश का हूँ, मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, तो हम दो कानून लेकर क्यों चले एक देश के अंदर? तो बहुत सारी लोग हैं जो अफवाहें उड़ाते हैं, ठीक है, जो कभी नहीं शांति चाहते इस देश के अंदर कि भाई हटने से हुआ। लेकिन एक आम आदमी से आप पूछो, वो बहुत खुश है करके, एक आम आदमी खुश है और ये बोलता है कि जो डिसीजन आज लिया, आज की गवर्नमेंट ने लिया, ये डिसीजन 50 साल पहले लेना चाहिए था करके, तो शायद इतना आतंकवाद नहीं होता। कि मतलब आप कैसे आतंकवाद को ख़त्म करोगे? आपके पास पावर ही नहीं थी पहले, है ना। आप वहाँ किसी के ऊपर केस नहीं चला सकते, आप चीज़ें नहीं कर सकते, आप किसी के करप्शन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके कानून के दायरे में आप पड़े हो। एक ही देश के अंदर दो लॉ लेके चल रहे हैं। आप करें ना कोई, आप करें घोटाला, आप करें चीज़ें, आप पैदा करें आतंकवाद को, डेली मर रहे हैं ना, नहीं तो क्वारीज उठा देते, एक ही एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर देते वो लोग। आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ है जो और जान सकते हैं हम। आपको हमारे साथ क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ? अच्छा लगा, है ना, क्योंकि मुझे आपने जो क्वेश्चन करे तो आप पूरा मतलब अच्छे से पूरा तैयारी करके आ रखे हैं, क्योंकि आप खुद ही एक कैंप के अंदर रह रहे हैं, है ना। और शायद मैं तो अभी नहीं देख रहा हूँ, आप तो आज में भी जाके भी दोबारा कैंप में बैठेंगे, कैंप में रहेंगे, तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बाकी मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस था मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके अभी आपके ऊपर एक मूवी आ रही है और भी मतलब वेब सीरीज़ भी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बस अभी शायद नेक्स्ट ईयर तक लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो मेरी लाइफ के ऊपर एक मूवी आ रही है और एक दूसरी मेरी लाइफ से इंस्पायर होकर बन रही है, और कुछ एक सब्जेक्ट, कुछ एक मतलब वेब सीरीज़ और फिल्म मैंने खुद लिखी है, तो लोगों को नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेंगी सारी। तो वो पूरी जर्नी की होगी या कोई ऐसे पर्टिकुलर? ऐसा मैंने जो जो मैंने लिखा है, मैंने क्राइम के ऊपर लिखा है। मैंने क्राइम को दिखाने की कोशिश करी है कि क्राइम क्या है, मैंने स्पाई नोट्स को दिखाने की कोशिश करी है, मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को दिखाने की कोशिश करी है, रिवेंज को दिखाने की कोशिश करी है, तो डिफरेंट चीज़ें लिखी है मैंने। मुझे लगा कि हिंदुस्तान के अंदर स्नैपर बननी चाहिए करके। आज तक इंडिया में कभी कोई स्नैपर नहीं बनी, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से देखा और मैंने रिसर्च किया कि हिंदुस्तान तो मतलब क्यों आज तक स्नैपर नहीं बना। हॉलीवुड में हमने बहुत स्नैपर्स पिक्चर देखी है, तो एक स्नैपर भी हम कर रहे हैं। और मुझे लगा कि नहीं यार, बॉम्ब के ऊपर भी एक सीरीज़ आनी चाहिए, हिंदुस्तान में रियल की बॉम्ब है क्या करके, आईडी है क्या, तो उसके ऊपर भी एक सीरीज़ लिखी है। तो मैं चाहूँगा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने सोचा, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, या जो मैं दुनिया में देख कर आया हूँ, तो पिक्चर या बुक के माध्यम से लोगों को दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपसे मैम, बात अच्छा करके लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।